चलिए माला तोड़िए सर, राम पे लगिए, चलिए उसमें घूमते रहते तो मुझे तो भगवान का नाम पे मुस्लिम चलो माला तोड़िए। ये ना बात बराबर ये चलो लगाओ। गुड जॉब बेटा। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं जहां अभी खड़ा हूं, हिंदी साहित्य के जितने मूर्धन्य विद्वान हैं भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर भी, जिन्हें हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रेम है, भारतवर्ष के किसी कोने में रहते हों, हिंदी प्रदेश के हों और बेहतर, जहां मैं खड़ा हूं इसी जगह पे हमारे आपके सबों के एक प्रिय हिंदी साहित्य के मूर्धन्य, उनका नाम डॉक्टर कामिल बुल्के साहब यहाँ सोए हुए हैं। कामिल बुल्के साहब का पटना से, कामिल बुल्के साहब का रांची से, कामिल बुल्के साहब का रोहतास से और दक्षिण बिहार, आज के झारखंड से बहुत ज़्यादा उनका संबंध रहा है। खास करके पटना से, पटना का जो राष्ट्रभाषा परिषद है, उसी सड़क पे, वो सड़क राष्ट्रभाषा परिषद एक तरफ राजेंद्र नगर रोड नंबर 11 को मिलती है और वही दूसरी ओर सैदपुर के पास मिलती है। अगर हम राजेंद्र नगर रोड नंबर 11 के तरफ से पटना यूनिवर्सिटी के तरफ बढ़ते हैं तो हमारे आगे उस जमाने में वहाँ कोने पे एक मंडल जी का दुकान होता था, चाय की दुकान थी मंडल जी की हमारे बाएं हाथ, और उनकी चाय के दुकान के बाद राष्ट्रभाषा परिषद का कार्यालय था। कामिल बुल्के साहब राष्ट्रभाषा परिषद के बहुत ही मूर्धन्य हस्ताक्षर तो थे ही साहित्य के, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो या अन्य विदेशी भाषाएं हो, परिषद के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। इन्हें मैं इसलिए जानता हूं कि जिन दिनों मैं पटना के आर्यावर्त इंडियनेशन अखबार में काम करता था, नौकरी करता था और अनुवाद विभाग में था, तो हमारे टेबल पर कामिल बुल्के साहब का जो शब्दकोश है, हिंदी में शब्दकोश और अंग्रेजी में जो डिक्शनरी, ये दोनों रखा होता था। शायद मैं उस दिन इस बात की कल्पना नहीं कर पाया था कि एक दिन मैं कामिल बुल्के साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप, या हिंदी साहित्य के जो मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उस जगह पे रहूंगा, दिल्ली के इस सिमेट्री में, दिल्ली के ISBT के बाएं कोने पर स्थित इस सिमेट्री में मैं उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप, जहां उन्हें दफन किया गया था, जहां वो सोए हुए हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा एक कहानी करने के लिए कि आज भारत में हिंदी और की जो स्थिति है, आज भारत में हिंदी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों कामिल बुल्के चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हिंदी साहित्य को आज जो भी स्वयं को हस्ताक्षर मानते हैं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं हिंदी बहुत नहीं जानता हूं, 4, साढ़े 4 या 5 दशक अंग्रेजी माध्यम के पत्र पत्रिकाओं में काम किया, लेकिन जहां से मैं हूं, बिहार के दरभंगा से, जहां से कर्मभूमि है पटना से, और जहां आज हूं, हिंदी बोलने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होती। आज दुर्भाग्य यह है कि हिंदी साहित्य के जितने भी मूर्धन्य हस्ताक्षर हों, भले साहित्य बचाने की बात, हिंदी को बचाने के लिए बहुत अधिक कहते हों, लेकिन हकीकत यह है
कि हिंदी नहीं बच पाई है, हिंदी नेस्तो नाबूद हुई है। इसका ज्वलंत उदाहरण जो डॉक्टर कामिल बुल्के साहब आज से मुद्दत पहले कहे थे। ये मेरे फादर की ग्रेव है। ही पास्ड अवे इन 2009 एंड ही वाज प्रिंसिपल ऑफ सेंट स्टीवेंस कॉलेज फ्रॉम 1991 टू 2007। वहाँ आप किसी भी कंट्री में चले जाइए जहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं, सब लोग जाते हैं। क्रिसमस और ईस्टर पे तो स्पेशली जाते हैं। उसके बाद फिर जो whoever is buried उसकी डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, whatever is convenient, लोग जाते हैं। ऐसी बात ऑब्वियसली यहाँ आने के बाद अभी आप अपने फादर से मिल रहे हैं। हाँ, we are Feeling, paying जी we are feeling. paying respect to our father, remembering our dead ones। that मेरे यहाँ पे मेरी grandmother की grave भी है, so we are remembering on an occasion like Christmas. This is a big festival for all of us, so we're remembering our dead and paying our respects to them। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह निकोलसन सिमेट्री है। निकोलसन सिमेट्री, इस सिमेट्री का जो इसकी जो स्थापना है वो 1857 में। यह पहले उस दौरान 1857 युद्ध के दौरान जो ब्रिगेडियर जनरल थे जॉन निकोलसन, उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद इस जगह ही उन्हें दफनाया गया था, उन्हें चिर निद्रा में सुलाया गया था। बाद में 1857 के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रमुख जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे उनका अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। समय अंतराल जैसे जैसे हुआ ये बाद में क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन सिमेट्री के नाम से निकोलसन सिमेट्री तो इनका नाम पड़ा ही, लेकिन ये यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों का, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के आसपास जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं उन लोगों को यहाँ अंतिम रूप से श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें सुलाया जाता है। चिर निद्रा में वो सोते हैं। निकोलसन इस सिमेट्री में अभी की जो स्थिति है उसमें यहाँ पे हजारों हजार, हमारे पीछे आप देख सकते हैं हजारों हजार ये कब्रगाह है। यहाँ के जो देख रेख करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि आज स्थिति यहाँ की इतनी खराब हो गई है कि अब यहाँ पे जगह नहीं है। आने वाले दिन में अगर फिर यहाँ लोगों को दफन करने की बात होगी तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उसी परिवार के लोग अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें उसी स्थान पे दफन किया जाए जहाँ उनके पूर्वज यहाँ पे दफन किए गए हैं। आज क्रिसमस का दिन है और आज इस सिमेट्री में लगभग यहाँ पे जितने लोग चिर निद्रा में सोए हुए हैं उनके आज के जो परिवार हैं उनके सदस्य यहाँ आ रहे हैं, अपनी वेदना, अपनी संवेदना, अपना समर्पण, अपना श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कई पीढ़ियों के लोग यहाँ सोए हुए हैं और कई पीढ़ियों के लोग यहाँ आके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी, किन्हीं की दादी, नानी, किन्हीं के पिता, किन्हीं की पत्नी, किन्हीं छोटे छोटे बच्चे, बहुत लोग यहाँ चिर निद्रा में सोए हुए हैं। उसी कतार में हमारे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर डॉक्टर बुल्के भी यहाँ सोए हुए हैं। डॉक्टर बुल्के का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था, लेकिन चूंकि उनका ज़्यादातर जो जीवन है वो रांची में रहा, बिहार, उस समय बिहार का रांची, आज झारखंड का रांची, अतः वहाँ पे जो विद्यालय हैं संजय कॉलेज के लोगों को, छात्रों का, बहुत सारे जो उस क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों की अनुरोध पे यहाँ से उनके पार्थिव शरीर का एक अंश उस जगह पे ले जाकर वहाँ दफनाया गया ताकि उन्हें अंतिम चिर निद्रा में उसी महाविद्यालय में जहाँ उनकी ज़िंदगी का बहुत समय गुजरा है उस स्थान पे उन्हें सुलाया जाए। मैं ट्राइबल हूँ
हाँ रानीगढ़ झारखंड, रांची से हूँ। हाँ, यहाँ सिमडेगा में रहने वाले आप सिमडेगा हैं। रांची सिमडेगा से हूँ मैं। हाँ, यहाँ करीब 20 साल से हैं। करीबन मैं 22 साल हो गया 22 साल हो गया। इस सिमेट्री में कितने लोग सोए हुए हैं? इस सेमेट्री में 3000 लोग सोए सो हुए रहे हैं। सो रहे हैं। और अभी जगह भी है, बहुत है जगह। जगह अभी बिल्कुल नहीं है, अच्छा, जगह यहाँ पे नहीं है। जगह नहीं है। तो जगह नहीं होने के बाद क्या करेंगे? जगह नहीं होने की वजह से हम लोग की जो पुराना ग्रेव है, हाँ, पुराना ग्रेव है, उसी में परिवार का, उसी परिवार का कोई आएगा तो उसी परिवार में उसी में जाएगा। करेंगे। अच्छा कामिल बुल के रांची के थे, जी। तो उसका अवशेष को रांची संत जेवियर कॉलेज उसमें प्रांगण में वो रखा गया है। रखा गया एक श्रद्धांजलि के स्वरूप। जी, श्रद्धांजलि। कब किए थे मुझको याद भी नहीं है, मैं ही निकाल के भेजा हूँ, जी। मुझको याद नहीं है साहब। तो उनके लोग सब अब यहाँ आते हैं कोई? नहीं, उनके आते हैं, आते हैं, जेवियर वाले सारे आते हैं, सब कोई आते हैं, सब कोई आते हैं। सबके आते हैं। इस सिमेट्री में जितने लोगों का लोग सोए हुए हैं, उनके लोग सब, उनके सगे संबंधी, उनके परिवार वाले कभी कभी आते हैं यहाँ? नहीं, प्रॉपर आते हैं, सभी आते सब आते हैं, लेकिन मेन चीज स्टूडेंट बराबर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं। स्टूडेंट आते हैं, जितने भी वे उसके अनुयायी थे, जितने भी उसके उनके जो भी शुभचिंतक थे, जो उनके अनुयायी हैं, सभी सब यहाँ आते थे, सभी आते हैं। सब आते हैं, अभी भी आते हैं, अभी भी आते अभी भी आते हैं। हैं। जिस व्यक्ति के नाम से यह सिमेट्री है, निकोलसन। निकोलसन जब 1857 में विद्रोह हुआ था, भारत के जो क्रांतिकारी थे, देश की आज़ादी के लिए जब बिगुल बजाए, तो उस समय निकोलसन थे पेशावर में डेप्यूटी कमिश्नर। यह कहा जाता है, यह इतिहासकार लोगों का कहना है कि जिस समय दिल्ली सीज की बात हुई थी 1857 में, वो तारीख था 14 सितंबर 1857, और यही इलाका, कश्मीरी गेट का इलाका, यहाँ बहुत ही अधिक खून खराबा हुआ था उन दिनों। दिल्ली सीज के मामले में निकोलसन की जो भूमिका रही, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह कहा जाता है कि जिस समय कश्मीरी गेट पे सन 57 में विद्रोह हुआ था, उस समय एक सिपाही निकोलसन पे गोली चला दी। निकोलसन को छाती में गोली लगी थी और निकोलसन उस गोली के से बच नहीं पाए, उनकी मृत्यु हुई। इस स्थान पे सबसे पहले उस डेप्यूटी कमिश्नर को ही, निकोलसन को ही दफनाया गया था, और यही कारण है कि इस पूरे सिमेट्री का नाम निकोलसन के नाम से उद्धृत है। जहां मैं बैठा हुआ हूं, यहां से करीब 50 कदम आगे, ठीक मेरे सामने, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य, हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर बुल्के साहब। आप अंदाजा लगाइए कि एक बेल्जियन का व्यक्ति हिंदुस्तान में रह के
हिंदुस्तान की हिंदी, हिंदुस्तान की संस्कृत, हिंदुस्तान की संस्कृति, इन तमाम चीज़ों पे महारत हासिल किया। आज जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो इसका देखरेख करने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहता है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि बुल्के साहब के जो भी शिष्य हैं, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो तमाम लोग पूरे साल यहाँ आके बुल्के साहब पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के जितने भी हस्ताक्षर हैं, चाहे वो भारतीय हों, उन लोगों की मृत्यु अथवा जन्म दिवस पे इस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के जो आयोजन प्रयोजन होते हैं वो तो होते देखा हो, लेकिन किसी के उस स्थान पे आके जहाँ पे उसे दफनाया गया था, उस व्यक्ति को चिर निद्रा में सुलाया गया था, आज भी बुल्के साहब का हितैषी, उनके छात्र, उनके अनुयायी आज भी उनके सम्मान में यहाँ पहुँचते हैं। इस पूरे परिसर में हजारों हजार लोग हैं। यह आइडेंटिफाई करना, यह देखना, समझना कि किसका कौन कब्र है, यह करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिनका जिनका कब्र है, उनके परिवार के जो भी लोग हैं, वो यहाँ आते हैं तो सीधा उनके कब्र पे ही पहुँचते हैं, चाहे साल में एक बार आए, या यहाँ तक कि उसका कहना है कि जो इसका देख रेख कर रहा है वो यह भी कहता है कि यहाँ विदेश में जो लोग रहते हैं, उनके परिवार के, वो सभी लोग भी यहाँ आते हैं। कम से कम क्रिसमस के दिन या उनके जन्म की तारीख को, या फिर जिस दिन वो चिर निद्रा में सोए थे, उस दिन यहाँ आके पुष्पांजलि जरूर अर्पित करते हैं। यह सभी संस्कार की बातें हैं। यहाँ पे एक कब्र और है, वो कब्र है जॉन पार्सेल का। जॉन पार्सेल 19 सितंबर 1857 को मृत्यु को प्राप्त किए थे। जॉन पार्सेल को करीब विक्टोरिया जो क्रॉस है, विक्टोरिया क्रॉस, इस सम्मान से भी नवाजा गया था। मुझे उम्मीद है कि पटना या बिहार या रांची या झारखंड के इलाके में जो आज 70, 80, 85 इस वर्ष की आयु में होंगे, और खास करके जिन्होंने कामले बुल्के साहब को देखा है, वो इस कहानी को देखकर, सुनकर उन्हें, उनके मन में एक सकारात्मक सोच जरूर हो। क्योंकि मेरा मानना है कि कामले बुल्के साहब को आज हिंदुस्तान के साहित्यकार शायद भूल गए। क्योंकि अगर आज क्रिसमस है तो मैं इस बात से कतई मान नहीं सकता हूं कि आज के दिन हिंदी साहित्य के जो हस्ताक्षर हैं, वो कम से कम आकर बुल्के साहब का, जहाँ पे वो चिर निद्रा में सोए हुए हैं, उस स्थान पे माल्यार्पण करते, पुष्प चढ़ाते। क्योंकि बुल्के साहब फिर कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। यह कहा जाता है कि बुल्के साहब का जो जन्म हुआ है, वो हम लोग को बिहार में बोलते हैं सतमसुआ। 7 महीने के बच्चे, ये 7 महीने की उम्र में, जब पेट में ये 7 महीने के थे अपने माँ के पेट में, उसी समय इनका जन्म हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि ये सतमसुआ बच्चा है। इनके जो आरंभिक जीवन है उस पर कई प्रभाव पड़े थे। उनके परिवार में कुछ ऐसे लोगों से मित्रता थी जो कलाओं की दुनिया के आदमी थे। उनमें एक थे ब्रदर इल्देफोंस, जो उपन्यास लेखक और संगीतकार थे। दूसरे थे ब्रेम्स, जो चित्रकार थे। उन पर अपने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य से मंडित हार्दिकतापूर्ण और सरल परिवेश का वातावरण का प्रभाव पड़ा था। मित्रों की जो मंडली भी इन पर बहुत अधिक प्रभाव किया था। फादर बुल्के के समवयस्क ग्रामवासी मित्रों के साथ सिलेस्क्वे
की पहली फुटबॉल टीम की स्थापना की थी, जो 3 किलोमीटर की दूरी समुद्र तट पर खेला जाता था। और यह कहा जाता है कि उस समय फादर बुल्के साइकिल पर चढ़कर फुटबॉल खेलने के लिए जाते। सन 1935 में कामले बुल्के साहब भारत की ओर निकले। पहले बंबई आए, ये शायद अक्टूबर का महीना था। 20 अक्टूबर को उन्होंने माता पिता तथा अन्य स्वजनों से, मित्रों से विदाई ली और जहाज से नवंबर में बंबई पहुंचे। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि मां ने उन्हें पूरी खुशी से विदा की है। लेकिन जब वो बंबई से रांची आए तो उन्हें परिवार के जो चिट्ठी आई थी उससे मालूम हुआ कि घर से विदा होते समय मां काफी रोई थी। स्वाभाविक है कि संतान का वियोग, संतान जब घर छोड़ के चला जाता है तो सबसे अधिक दुखी मां होती है। बुल्के साहब की मां भी काफी दुखी थी और जब वो निकले थे तो काफी बीमार पड़ गए, बेहोश हो गई। तो 10 नवंबर 1935 को मां ने जो उन्हें पत्र लिखा, उस पत्र के कुछ शब्द आप भी सुनिए। प्रिय कामिल, 3 सप्ताह पहले तुम चले गए। अब हम समझते हैं कि तुम अपने गंतव्य पर पहुंच गए होगे। कामिल, विश्वास रखना, मैं रोई, बहुत रोई जब तुम चले गए। बात ऐसी नहीं थी कि मैं इसका विरोध करना चाहती थी कि तुम अपने बुलावे के अनुसार चले जाते। बात ऐसी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। किंतु मैं मातृ हृदय हूं और मेरी सारी आत्मा से बराबर तुम्हें प्यार किया। इसी कारण विदाई का दुख हुआ। बेटा, विश्वास रखना, यदि मैं रोती हूं तो वह इसलिए नहीं कि मैं खुशी नहीं हूं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूं कि उसने मुझे ऐसी संतान दी और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना करूंगी जिससे तुम सुदूर भारत में बहुत भलाई कर सको, और इसलिए भी कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तुम्हारी मां, जो तुमको नहीं भूलती। कहते हैं कि समय बीतने के साथ फादर बुल्के की यह अनुभूति दृढ़ होती जा रही थी कि भारतीय जनता का हृदय जीतने के लिए उसकी भाषा में बात करनी होगी, और यह भी यदि धर्मों की दीवार को तोड़ना है तो उसके बीच में हिंदी के माध्यम से संवाद आरंभ करना होगा। किंतु उनके सामने समस्या यह थी कि वह किस विश्वविद्यालय में हिंदी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए प्रयत्न करें। उन दिनों कई विश्वविद्यालयों में हिंदी में स्नातकोत्तर अध्ययन होता था, किंतु इसमें विशेष प्रतिष्ठा काशी और इलाहाबाद की थी। 1940 में ही उन्होंने अपने मनोनुकूल विश्वविद्यालय के चुनाव के लिए उत्तर भारत के कई नगरों की यात्रा की थी। काशी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मिले, जिन्होंने उन्हें हिंदी प्रेम को बढ़ावा दिया था। किंतु जब वो इलाहाबाद आए तो वहां के परिवेश से बहुत प्रभावित हुए और यह निर्णय किया कि उन्हें जब कभी एमए करने का अवसर मिलेगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। रांची आने पर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को पत्र लिखा कि वो हिंदी में एमए करना चाहते हैं, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। अतः उन्होंने स्वतंत्र छात्र के रूप में दूसरे वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में, साथ ही बीए की परीक्षा पास की और हिंदी में नामांकन कराने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने उनसे कहा कि उनका विश्वास यह है कि कोई भी विदेशी हिंदी में एमए नहीं कर सकता है। डॉक्टर वर्मा ने उनकी शैक्षिक
योग्यता के संबंध में पूछताछ की और उनके हिंदी ज्ञान की परीक्षा करने के उद्देश्य से उन्हें विनय पत्रिका के 2 पद देकर उनका अर्थ निरूपण करने को कहा। इतिहास साक्षी है कि जब उन्होंने फादर बुल्के का अर्थ निरूपण देखा तो विस्मय और प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्हें एमए में प्रवेश की अनुमति दे दी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अतिरिक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनके अध्यापक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, देवकी प्रसाद शुक्ल और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। फादर बुल्के के सहपाठियों में प्रमुख थे डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर जगदीश गुप्त, 1950 में सेंट जेवियर कॉलेज रांची के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में फादर बुल्के की नियुक्ति हुई और वो अस्थायी रूप से मनरेसा हाउस में रहने लगे। किंतु बीच बीच में हिंदी भाषा, तुलसी साहित्य पर भाषण देने, रामकथा संबंधी नवीन सामग्री का संकलन करने, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी साहित्य संस्थाओं में बैठक में भाग लेने मिलने के लिए छोटी बड़ी यात्राओं पे बाहर निकल जाते थे। 1950 के बाद उन्होंने समस्त जीवन अपने कार्य किया। उनके आवास पर अक्सर सवेरे और दोपहर में उनके मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते हैं कि भले वो बहुभाषी थे, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, इन तमाम भाषाओं में वो महारत थे, लेकिन उन्होंने सन 47 में हिंदी में एमए करने के बाद वस्तुतः हिंदी ही उनके मन में, वचन में और कर्म में हिंदीमय हो। फादर बुल्के का जो साहित्य है वो बहुत ही विस्तृत है। उनकी छोटी बड़ी पुस्तकों में कुल संख्या 29 और शोध निबंधों की जो संख्या है वो लगभग 60 है। इसके अतिरिक्त हिंदी विश्व शब्दकोश तथा अन्य संपादित ग्रंथों में सम्मिलित उनके लगभग 100 छोटे बड़े निबंध भी है। फादर बुल्के की मृत्यु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई और मृत्यु के बाद उनका जो पार्थिव शरीर था वो इसी सिमेट्री, यहीं जहां मैं आज कहानी करने के लिए पहुंचा, इसी जगह उन्हें अंतिम रूप से सुला दिया गया था। बाद में यहाँ से रांची सेंट जेवियर कॉलेज के कुछ छात्र, कुछ अधिकारी, कुछ विश्वविद्यालय के और जो लोग थे वो आए और यहाँ से मिट्टी लेके गए ताकि उन्हें अपने विश्वविद्यालय में, जहाँ उन्होंने छात्रों, छात्राओं, शिक्षकों या उस इलाके के जितने लोग थे उनके हृदय को जीता। अतः लोगों ने सोचा कि उनकी मिट्टी को वो यहीं पे आकर स्थापित करें जहां लोगों के हृदय में वो बसते थे। कामिल बुल्के साहब के बारे में कुछ भी बोलना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ उनके बारे में। बड़े बड़े मूर्धन्य, बड़े बड़े हस्ताक्षर हिंदी साहित्य संस्कृत के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ और उस रिपोर्टर के
का जो एक सोच है, हम अपनी सोच के हिसाब से कि मैं जिस सिमेट्री में आज बैठा हुआ हूँ, इस सिमेट्री में ही फादर बुल्के या डॉक्टर कामिल बुल्के का अंतिम शरीर यहीं पे विश्रामावस्था में आया था। आज इस क्रिसमस के पावन अवसर पे यहाँ कोई नहीं दिखा,